Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12। हम चैप्टर 5 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज हम फर्स्ट थेरेपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइकोडायनेमिक थेरेपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोडायनेमिक थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी और ये सबसे पहली तरह का ट्रीटमेंट है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए निकाला गया था। सिगमंड फ्राइड के जो कोलैबोरेटर थे यानी कि जो उनके साथ काम करते थे उनका नाम कार्ल जंग था। इन्होंने साइकोडायनेमिक थेरेपी को कई तरह से मॉडिफाई किया था, इसमें बदलाव लाए थे इसको और बेटर बनाने के लिए। सिगमंड फ्रॉइड के बाद जो और साइकोलॉजिस्ट आए उनको न्यू फ्रॉइडियंस कहते हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से इस साइकोडायनेमिक थेरेपी के अलग अलग वर्जन दिए थे, यानी कि जो आने वाले नए साइकोलॉजिस्ट थे उनको जो लगता था वो उस हिसाब से अपने थेरेपीज देते थे। साइकोडायनेमिक थेरेपी का मेन फोकस होता है साइकी पे, यानी हमारे दिमाग में हमारे दिमाग का जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है उसको हम कहते हैं साइकी, जिस पे साइकोडायनेमिक थेरेपी का मेन फोकस रहता है। ये कहते हैं कि जो साइकी है यानी हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी वजह से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स यानी हमारी साइकी में जो अनकॉन्शियस एरिया है उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनमें कोई अंतर आते हैं, उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। एलिसटिंग का मतलब होता है खत्म करना। साइको एनालिटिकल अप्रोच ये कहता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं। साइकोडायनेमिक थेरेपी के अकॉर्डिंग इन इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म दो तरीकों से किया जाता है। पहला ड्रीम फ्री एसोसिएशन किया जाता है और दूसरा ड्रीम ड्रीम एनालिसिस किया जाता है। आइए हम फ्री एसोसिएशन को डिटेल में जानते हैं। फ्री एसोसिएशन क्लाइंट की दिक्कतों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। इसमें जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जब बन जाता है एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, उसके बाद क्लाइंट थेरेपिस्ट के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। कंफर्टेबल होने के बाद थेरेपिस्ट उसको एक काउच पर लेटने को बोलता है, आंखें बंद करने को बोलता है और उसको कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं उसको बिना सोचे, बिना मॉडिफाई किए बस बोल दो। यानी कि दिमाग में कोई कैसी भी तरह के विचार आते हैं, कोई भी चीज आती है, उन्हें बस बोलना रहता है, बिना किसी चीज के बारे में सोचे हुए। क्लाइंट को अपने जो थॉट्स होते हैं, यानी कि जो उसके विचार होते हैं, उसको फ्रीली एसोसिएट करने का मौका दिया जाता है। फ्रीली एसोसिएट करना मतलब उसको फ्रीली बोलना। द सेंसरिंग सुपर ईगो यानी कि हमारा जो सुपर ईगो होता है और हमारा जो ईगो होता है, इन दोनों चीज के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इड हमारा जो होता है वो होता है ग्रेटिफिकेशन प्रिंसिपल, यानी कि वो बिना सोचे समझे काम करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए। ईगो जो होता है वो हमें सही रास्ता बताता है काम करने के लिए और सुपर ईगो ये बताता है इड और ईगो को कि सही तरीका क्या होता है। तो जो सुपर ईगो और ईगो होता है ये बताता है कि हमें कौन से विचार बताने चाहिए और कौन से विचार नहीं बताने चाहिए। तो फ्री एसोसिएशन में इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहता है कि तुम बिना कुछ सोचे अपने विचार व्यक्त करो, यानी कि तुम्हें ईगो और सुपर ईगो की मतलब उस इंसान को ईगो और सुपर ईगो के जो उसके मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे हटा दिया जाता है। यानी कि इंसान ये नहीं सोचता है कि क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। उसके दिमाग में जो भी चीजें आती हैं वो बस उसको व्यक्त कर देता है, जिसकी वजह से उसे रिलैक्स महसूस होता है और साइकोलॉजिस्ट से उसे ट्रस्ट मिलता है। जो थेरेपिस्ट होता है वो बीच में क्लाइंट को रोकता नहीं है, इंटरप्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके जो विचार हैं वो आराम से फ्लो कर पाए, बाहर आ पाए। जब ये विचार बाहर आ जाते हैं,
तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं जिसको ईगो ने दबा कर रखा था। यानी कि जो विचार ईगो के द्वारा दबाए गए थे हमारे दिमाग में, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो होता है तरीका फ्री एसोसिएशन का, इसके द्वारा साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। यानी कि क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें दब के रखी हुई रहती हैं, वो चीजें थेरेपिस्ट को पता चल जाती हैं। फ्री एसोसिएशन के बाद जब क्लाइंट नींद से जाग जाता है अपने सारे विचार उत्पन्न करके, तो उसका ड्रीम इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यानी कि क्लाइंट को बोला जाता है कि अब तुम अपने सारे सपने लिखो जो भी तुम्हें याद है उठने के बाद। इन ड्रीम्स को साइकोलॉजिस्ट अनफुलफिल्ड डिजायर्स की तरह देखते हैं। यानी कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम उन्हीं चीजों के बारे में सपने देखते हैं जो चीजें हम रियल लाइफ में पूरी नहीं कर पाते हैं। ये ड्रीम्स इंसान के इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाते हैं, क्योंकि ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा देखे जाते हैं, और ड्रीम्स में हम जो देखते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड की चीजें ही देखते हैं। इसीलिए ड्रीम को एनालिसिस करने पर हमें इंट्रासाइकिक माइंड के बारे में पता चलता है। ड्रीम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी चीजें बदली नहीं जाती हैं ईगो और सुपर ईगो के द्वारा। ईगो और सुपर ईगो हमारे सपनों को बताता नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे सपने देखो, वैसे सपने देखो। इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से ईगो बीच में नहीं आता है। हमारे जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, यानी जो चीजें हम कर नहीं पा रहे हैं रियलिटी में, अगर वो डायरेक्टली दुनिया में हम उसको तो जता पाए तो हमें दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन उन चीजों को ईगो हमारा दबा देता है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी यानी कि घबराहट होती है। तो ये दोनों तरीके होते हैं जिनके द्वारा साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट थेरेपी करते हैं। इसके बाद हम ट्रीटमेंट का तरीका जान लेते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंस। तो ये साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट ये मानते हैं कि हमारे जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं, यानी कि हम जिन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस में फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन के द्वारा लाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो क्लाइंट को जो क्लाइंट होता है और थेरेपिस्ट होता है, दो लोग होते हैं ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में। तो थेरेपिस्ट को क्लाइंट जो होता है वो कभी-कभी अपने पास्ट के, यानी कि उसके बीते हुए कल के, यानी उसके बचपन के कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के दौर तौर पर वो थेरेपिस्ट को देखता है। वो थेरेपिस्ट को या तो अपने पापा की तरह देखता है या अपनी माता की तरह देखता है, जिसकी वजह से उसे दिक्कतें हुई होंगी। तो ये चीजें वो थेरेपिस्ट को मानने लगता है। थेरेपिस्ट नॉन जजमेंटल होता है, यानी कि क्लाइंट जिस भी तरह से उसके साथ व्यवहार करता है, वो उसको जज नहीं करता है और उसके प्रति हमेशा एक्सेप्टिंग और नॉन जजमेंटल रहता है। और वो हमेशा क्लाइंट को चीजों को कंटिन्यू करने को बोलता रहता है, जिसकी वजह से क्लाइंट अपनी चीजों को बाहर ला पाए, अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। थेरेपिस्ट ये तरीका इसीलिए बोलता है करने को, क्योंकि इसके दौरान उसको क्लाइंट के कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चलता है। यानी क्लाइंट के मन के अंदर जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानता है, वो चीजें थेरेपिस्ट जान लेता है जब क्लाइंट थेरेपिस्ट को अपने किसी पुराने समय के इंसान की तरह उसको देखता है, उसको ट्रांसपेरेंस कहते हैं। जब क्लाइंट अपने बचपन के या बीते हुए कल के किसी इंसान को थेरेपिस्ट के अंदर देखता है, तो उसे हम ट्रांसपेरेंस कहते हैं। इसके द्वारा क्लाइंट के बारे में, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थेरेपिस्ट को पता चलता है। ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस एक टर्म है। इसका मतलब होता है कि थेरेपिस्ट जो होता है वो पर्सन का सब्स्टिट्यूट होता है वर्तमान में। यानी बीते हुए कल का कोई एक व्यक्ति जिसकी वजह से क्लाइंट को दिक्कत आ रही है, वो इंसान को क्लाइंट थेरेपिस्ट को के रूप में देखता है, उस इंसान को क्लाइंट थेरेपिस्ट में ही देखता है।
इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। एक पूरी तरह का ट्रांसपेरेंट न्यूरोसिस बहुत जरूरी होता है जिसकी वजह से थेरेपिस्ट क्लाइंट की इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स यानी उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान पाता है। पॉजिटिव ट्रांसपेरेंस वो होता है जिसमें क्लाइंट थेरेपिस्ट को अच्छा मानता है, उससे प्यार करने लगता है और उसका अप्रूवल चाहता है हर चीज के लिए। नेगेटिव ट्रांसपेरेंस वो होता है जब क्लाइंट थेरेपिस्ट के लिए गुस्सा दिखाता है, उसकी तरफ होस्टाइल हो जाता है, यानी उसे थेरेपिस्ट पसंद नहीं आता है, तो ये होता है नेगेटिव ट्रांसपेरेंस। तो ये पहला तरीका होता है ट्रीटमेंट का। इसके दौरान एक और चीज आती है रेजिस्टेंस की। जो ट्रांसपेरेंस का प्रोसीजर होता है उसमें जो होता है कि जो क्लाइंट की अनकॉन्शियस विशेस होती है यानी उसके जो दिमाग के अंदर की चीजें होती हैं वो बाहर आने में लगती हैं जिसकी वजह से क्लाइंट का डिस्ट्रेस या स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसकी वजह से क्लाइंट जो होता है वो रेजिस्ट करता है ट्रांसपेरेंस से, यानी कि वो चीजों को छुपाने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस की वजह से क्लाइंट जो होता है वो थेरेपी को अच्छे से होने नहीं देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। रेजिस्टेंस दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है कॉन्शियस, जिसमें क्लाइंट जानबूझकर इंफॉर्मेशन छुपाता है। दूसरा होता है अनकॉन्शियस, जिसमें क्लाइंट बिना जाने समझे थेरेपी के दौरान एकदम शांत हो जाता है और वो छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में थेरेपिस्ट को बताता है, लेकिन इमोशनल चीज़ों के बारे में नहीं बताता है। कभी-कभी वो अपॉइंटमेंट्स मिस कर देता है या थेरेपी के लिए देर से आता है। ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस को दर्शाती हैं। थेरेपिस्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, यानी रेजिस्टेंस को कम करता है, जिसकी वजह से थेरेपी अच्छे से हो पाए। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका होता है कि पेशेंट को उसके जो डर हैं, उसके फियर्स हैं, उन उन इमोशंस को कन्फ्रंट करना सिखाना, यानी उसका सामना करना। जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है, उन भावनाओं का सामना करना थेरेपिस्ट क्लाइंट को बताता है। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन में दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कॉन्फ्रंटेशन और दूसरा होता है क्लैरिफिकेशन। ये सबसे सटल यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये जो साइको एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके बाद चीजें सही होने लगती हैं। थेरेपिस्ट जो होते हैं वो जो चीजें फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ट्रांसपेरेंसी और रेजिस्टेंस के दौरान जो जो चीजें उसको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चलती हैं वो इसमें यूज करता है। ये सारी चीज़ें के अनकॉन्शियस क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चलती हैं, वो उसके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में दर्शाता है, जिसकी वजह से उसे बचपन में प्रॉब्लम्स हुई होंगी। इंटरप्रिटेशन का पहला पार्ट होता है कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि थेरेपिस्ट ये वो चीज़ें क्लाइंट को बताता है जिन चीज़ों का उसको सामना करना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है क्लैरिफिकेशन, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें थेरेपिस्ट अलग तरीके के कंफ्यूजिंग इवेंट्स सामने रखता है क्लाइंट के, जिसकी वजह से क्लाइंट इम्पोर्टेंट डिटेल्स को अलग करना सीख जाता है और वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करता है। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन का स्टेज। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन के बाद जो होता है वो होता है इंसाइट। इंसाइट में क्या होता है कि इन स्टेप्स के बाद क्लाइंट जो होता है वो चीजों को समझना सीख जाता है, उसको खुद के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। पहला होता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट, यानी कि क्लाइंट अपने दिमाग के बारे में चीजें समझ जाता है। दूसरा होता है इमोशनल इंसाइट, जिसमें क्लाइंट अपने व्यवहारों या अपनी भावनाओं के बारे में जान लेता है। इन दोनों चीजों से पहले आता है वर्किंग थ्रू। जब हम कॉन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन को बार बार करते रहते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू जब हम बार बार करते हैं तो क्लाइंट को इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इंसाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बारे में जानकारी हासिल कर लेता है। इस इंसाइट के बाद क्लाइंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से क्लाइंट बेटर फील करने लगता है
और वो अपना ट्रीट इस स्टेज पर उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाता है क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है, उसको खुद के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है, उसे इंसाइट गेन हो जाता है। इस थेरेपी के ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ये अक्सर कर 1 घंटे का सेशन होता है जो कुछ साल तक चलता है और ये 4 से 5 दिन होता है हर हफ्ते में। ये बहुत ही इंटेंस या बड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इनिशियल फेज जिसमें क्लाइंट अपने रूटीन के बारे में जान लेता है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बन जाता है उसका थेरेपिस्ट के साथ। उसको कुछ-कुछ रिलीफ महसूस होने लगता है उसकी दिक्कतों से उसे बहुत रिलीफ महसूस होने लगता है। फिर आता है मिडल फेज जिसमें जो एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी, रेजिस्टेंस, कॉन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन और वर्किंग थ्रू होता है जिसमें थेरेपिस्ट क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग-अलग प्रोसीजर्स अपनाता है, जो हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था। ये जो चीजें होती हैं ये फाइनली इंसाइट को लीड करती हैं यानी क्लाइंट अपने बारे में जानकारियाँ हासिल कर लेता है, वो खुद के बारे में अवेयर हो जाता है, जान लेता है और उसको इंसाइट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट होता है टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या होता है जब क्लाइंट को इंसाइट हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके बाद क्लाइंट का जो थेरेपिस्ट के साथ रिश्ता है वो खत्म हो जाता है और क्लाइंट थेरेपी को बंद कर देता है और थेरेपी से बाहर आ जाता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।